यह केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों चाहते हैं, या फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या फायदा है। व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और इस लॉ का एक एसेंस निकल के आया, जिससे हमें पता चला नंबर ऑफ एटम्स in a reactant will always be equals to the number of atoms in product। और इसी कड़ी में हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी और मिली, जिसमें था कि अगर रिएक्टेंट साइड में कार्बन है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में कार्बन होना कंपलसरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और एसेंस या एक और एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्ट हमेशा उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बने होंगे जिन एलिमेंट्स से मिलकर रिएक्टेंट्स बने थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन के बाद मिलने वाले प्रोडक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो रिएक्टेंट साइड में नहीं था। और अगर ऐसा हो गया कि कोई एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में था वो प्रोडक्ट में नहीं था, या फिर कोई एलिमेंट जो प्रोडक्ट साइड में था और वो रिएक्टेंट में नहीं था, तो डेफिनेटली फिर तो आलू से सोना बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर जाएगा। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर गया तो पक्का कोई ऐसी मशीन जरूर बनाई जा सकती है जहां डेफिनेटली आलू डालकर सोना निकाल ही लिया जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि रिएक्टेंट्स जिस भी एलिमेंट से मिलकर बने हैं उन्हीं एलिमेंट से मिलकर प्रोडक्ट भी बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। यानी किसी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम उस ही एलिमेंट के प्रोडक्ट में होने जरूरी हैं। और इसी को प्रूव करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब ये वर्ड बैलेंस के बारे में समझें तो हमने पढ़ा है बैलेंस का मतलब है तराजू। हम तराजू में एक तरफ कोई सामान रखकर दूसरी तरफ के सामान से उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं, और यही हम यहाँ करने वाले हैं। हम रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल करेंगे, और इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लेकिन फिर भी आपको डाउट हो सकता है कि हम आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें ही क्यों। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए, ऐसा आपके जीवन में कितनी बार हुआ होगा कि आपने मैंगो शेक बनाने के लिए मिक्सर जार में आम डाले और मिक्सर को चलाने के बाद आपको बनाना शेक मिल जाए। अगर ऐसा हुआ है फिर वे सभी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जिन्हें हम इम्पॉसिबल मान रहे हैं। और इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करते ही हमारे बीच बहुत सारी समस्याएं आ भी जाएंगी और बहुत सारी समस्याएं चली भी जाएंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनानी होगी तो सिंपली हम कार्बन को गायब कर देंगे और ऑक्सीजन बन जाएगी। तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का खतरा बढ़ता है, उससे पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम्स केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट साइड में भी होंगे, ना कम ना ज्यादा। और रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग वर्ड आया है वर्ड बैलेंस से, और बैलेंस वर्ड तराजू के लिए भी यूज किया जाता है। और तराजू से हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं। तराजू के हम दोनों तरफ कुछ सामान रख के उसे तोलकर हम बराबर करते हैं, और यही हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में करने वाले हैं। बस यहाँ पर सामान रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमें तराजू में रखकर तोलकर बराबर करना है। यानी LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड का सामान राइट हैंड साइड के सामान के बराबर करना है। रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर करना है। और वो सभी इक्वेशंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन।
और राइट हैंड साइड में हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। दोनों साइड पर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में है, यानी कार्बन लेफ्ट में भी एक है और राइट में भी एक, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2। ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस्ड है और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल बराबर हैं और ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें देता है वाटर, तो हमारे पास एलिमेंट्स हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 और टोटल ऑक्सीजन एटम्स हैं 2, लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 और ऑक्सीजन एटम है 1, यानी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, लेकिन ऑक्सीजन एटम हमारे पास इक्वल नहीं है। हमारे रिएक्टेंट की साइड टोटल 2 ऑक्सीजन है, वहीं प्रोडक्ट के साइड में हमें केवल 1 ही ऑक्सीजन मिल पाई है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं होते। हमें इन्हीं अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंसिंग शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। जैसे किसी भी कंपाउंड को देखकर हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, हमारे पास इस कंपाउंड में टोटल 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के हमारे पास टोटल 2 एटम्स हैं, सल्फर के हमारे पास 1 एटम है और ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम्स। सिमिलरली अगर मैं कहूं H2O वाटर, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो हम रोज घर में खाते हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन दोनों के ही 1 एटम्स है। Cl2 क्लोरीन गैस का ये मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल 2 क्लोरीन के एटम है। H2 यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के टोटल 6, हाइड्रोजन के टोटल 12 और ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम्स हैं। यहाँ तक हमने जाना कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये किस तरह पता किए जाएंगे। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, अगर हमें किसी कंपाउंड में किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है तो हम उस डिजिट की मल्टीप्लाई उस कंपाउंड से जस्ट पहले करेंगे, ना बाद में ना बीच में। फॉर एग्जाम्पल CH4, अगर हमें 5 की मल्टीप्लाई इस कंपाउंड में करनी है तो हम 5 की मल्टीप्लाई C से पहले करेंगे, ना तो H के बाद और ना ही C और H के बीच में। हमेशा मल्टीप्लाई कंपाउंड से पहले होगी। और अगर हमें कोई कहे कि CH4 में सिर्फ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करो 2 की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर 2 की मल्टीप्लाई होगी पूरे के पूरे कंपाउंड में ही होगी, यानी 2CH4 से पहले लिखा जाएगा और ऐसा करते ही 2 की मल्टीप्लिकेशन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के साथ हो जाएगी। अगर हमसे कोई पूछे CH4 में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद कार्बन के कितने एटम्स हमारे पास हैं, तो वे हैं 2 एटम्स। और हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं, तो 4 × 2 टोटल 8 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 7 की मल्टीप्लाई करो, तो आप ना तो MgSO4 के बाद मल्टीप्लाई करोगे और ना ही MgSO4 के बीच में मल्टीप्लाई करोगे। 7 की मल्टीप्लिकेशन MgSO4 से जस्ट पहले होगी। और अब अगर मैं आपसे कहूं इसमें मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो मैग्नीशियम टोटल 7 होंगे, सल्फर 7 होंगे और ऑक्सीजन 7 × 4 28 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। एक कंपाउंड जॉइंट फैमिली की तरह है। जिस तरह किसी जॉइंट फैमिली में कोई खाने का सामान लाया जाए, वह सामान हर किसी फैमिली मेंबर को बराबर बांटा जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी भी कंपाउंड में किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ होगी और वह डिजिट कंपाउंड से जस्ट पहले रखा जाएगा। इस बात पर मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं कि कंपाउंड से पहले डिजिट रखा जाएगा, ना बीच में और ना ही बाद में। अब जब हमें पता चल चुका है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स कैसे पता किए जा सकते हैं, तो अब यहाँ से हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की जर्नी शुरू होती है।